51 में आ जाइए। राजकुमारी राजश्री किस राजवंश से संबंधित थी? इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन, और इनके दो भाई थे, एक थे राजवर्धन और दूसरे थे आपको कौन, तो हर्षवर्धन। तो इस हर्ष किस आपको राजवंश से संबंधित थे? उनके राजवंश को वर्धन डायनेस्टी या पुष्पभूति डायनेस्टी कहा जाता है। राइट आंसर वुड बी 52 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म नहीं है? एल्लोरा गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाई गई हैं। महाबलीपुरम जैसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आपको बना रखा है रथ मंदिर, ये पल्लव राजा थे। खजुराहो जो कि अपने इरोटिक आइडल्स के लिए जाना जाता है, कामुक आपको चित्रों के लिए जाना जाता है, ये चंदेल डायनेस्टी से संबंधित है मध्य प्रदेश में। हाउएवर एलिफेंटा गुफाओं से मौर्यों का कुछ भी लेना देना नहीं था। मौर्यों ने क्या बनवा करके दिया हुआ है? तो बराबर की जो गुफाएं हैं गया के आसपास, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चूंकि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो डी आपका करेक्टली मैच नहीं। हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में टिप्पणी लिखी थी? 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य एग्जिस्ट करते थे, एक चीज इसको जानेंगे। और एंशियंट टाइम पे माना जाता था कि आप विद्वान तभी हैं, आज के समय में भी आप पीएचडी होल्डर हैं, अगर किसी अच्छे मैगजीन में आपने कोई अच्छा आर्टिकल्स नहीं लिखा है ना, तो आपको फिर नहीं माना जाता है कि आप अच्छे एमिनेंट स्कॉलर हैं। क्यों बोला जाता है कि अरे उनका आर्टिकल वगैरह हिंदू में पब्लिश होता है, राइट? सिमिलरली उस समय भी उसी को अच्छा जानकार व्यक्ति माना जाता था, जो कि किसी एक पुस्तक या किसी एक दर्शन के ऊपर क्या कर सके, बुक वगैरह लिख सके। शंकराचार्य ने ऐसा ही उत्तर मीमांसा के ऊपर लिख रखा है। राइट आंसर आपको डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पांड्यों की राजधानी क्या मदुरई थी? तो थी इनकी राजधानी। चेरों की राजधानी विदिशा, विदिशा आपको मध्य प्रदेश में है। हाउएवर ये लोग साउथ इंडियन की डायनेस्टीज थी। और फिर आपका सही नहीं है, तो बी ही आपका गलत है। विदेह जहां से राजा जनक थे, उसकी राजधानी क्या मिथिला थी? तो हाँ मिथिला थी। और गढ़वाल राजवंश की राजधानी एक छोटे कालखंड के लिए कान्यकुब्ज या कन्नौज रही हुई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने प्रारंभ किया? ये सबको पता होगा, हर्षवर्धन ने इस चीज को क्या किया है, स्टार्ट किया है। पहला भारतीय शासक कौन था जिसका राज्य क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर था? तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासन क्षेत्र इन चारों में से सबसे छोटा था। चंद्रगुप्त मौर्य अगर दक्षिण भारत तक गए हैं, या अशोक, तो जरूर दक्षिण भारत में कर्नाटक तक इनका राज्य स्थापित था। ठीक है, स्वर्णगिरी जैसे आपको शहरों की चर्चा मिलेगी मौर्यन स्क्रिप्ट में। हाउएवर कनिष्क एक ऐसा शासक था ना, जिसका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था। राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? कनिष्क। राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा आपको? कनिष्क। उसके अगले में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शुंग राजवंश की स्थापना क्या पुष्यमित्र शुंग ने की? हाँ, 185 बीसी में की। अशोक ने कब कलिंग पर आक्रमण किया, जिसके कारण वो व्यक्ति आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है और भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की घोषणा कर देता है? 261, ये भी राइट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था ना, कि चूंकि यूनानियों के अत्याचार से भारतीय उपमहाद्वीप को मुक्ति दिलाई, इसीलिए उसको मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये भी सही है। तो गलत फिर क्या हो गया? अशोक की मृत्यु कोई 334 ईसा पूर्व में ना होकर के 304 ईसा पूर्व में मानी जाती है। एक दो साल इधर उधर हो तो समझ में आता है, लेकिन ये 18 सालों का जो कालखंड है वो थोड़ा ज्यादा। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कहाँ हुई? तो चूंकि आर्यंस लोग छोटे छोटे झुंडों में आए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सबसे पहली जिस क्षेत्र में ये लोग अपने को स्थापित किए हैं उसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता है। सिंधु मतलब नदी होता है। तो अभी के समय में भी आप देखेंगे ना, पंजाब को पंजाब कहते हैं क्योंकि वहां 5 नदियां हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद की जो मंत्रों की रचना हुई है वो इनिशियली आपको पंजाब में ही हुई। उसके अगले में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत से संबंधित कौन कौन सी मान्यताएं हैं? तो आर्यों के आक्रमण को भी माना जाता है, हालांकि इस थ्योरी को अब बहुत मान्यता नहीं मिलती है। मोहनजोदाड़ो से क्या हुआ है कि मृतकों का एक टीला मिला है। द लिटरल मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो इज ऑल्सो
माउंड ऑफ द डेड। इसी को लेकर के वेस्ट के थ्योरिस्ट या इंडिया के कुछ लेफ्ट इतिहासकारों ने कहानी जोड़ दी कि आर्यंस आए और उन्होंने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार दिया। लेकिन हम लोग ये चीज जानते हैं कि छोटे छोटे झुंडों में आर्यंस आए हैं, तो अनलेस अनटिल वो छोटे छोटे झुंड वाले सारे लोग सनी देओल टाइप के ना हो जो कि पूरा का पूरा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दे, छोटे छोटे समूहों का लोग आपको कोई 10,000 20,000 के पॉपुलेशन को नहीं मान सकता। हाउएवर एनसीईआरटी में दे रखा है तो जानेंगे। बाढ़ को भी माना जाता है क्योंकि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता थी, तो बाढ़ भी रीजन है, भूकंप भी रीजन है। दैट मीन्स ये तीनों जो आंसर है ना वो सही है। दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी डी। ये तीनों मान्यताएं मानी जाती हैं जिनके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत। राष्ट्रकूट राजा दांती दुर्ग द्वारा पराजित चालुक्य राजा कौन थे? चालुक्यों को हरा करके दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की, और जिस राजा को इन्होंने हराया चालुक्य, उनका नाम था कीर्ति वर्मन। कीर्ति मतलब होता है प्रतिष्ठा, हालांकि इनको हरा करके इनकी प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। ठीक है, ठीक है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 3 राजाओं का नाम दे रखा है, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय। ये दक्षिण भारतीय इतिहास के महान शासक थे और वे लोग किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? ठीक है, तो आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि इन लोगों को जाना जाता है महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनाने के लिए, नरसिंह वर्मन वगैरह को, तो दैट मीन्स ये लोग पल्लव शासक आपके होंगे। ठीक है, ये लोग किससे संबंधित होंगे? तो पल्लव से संबंधित होंगे। 61 नंबर देखेंगे कि महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय दक्षिण भारतीय इतिहास के महान शासक माने जाते हैं, और ये लोग किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? पल्लव लोग, जो कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के लिए जाने जाते हैं, जो एकास मंदिर हैं। ठीक है, ये पल्लव राजवंश से संबंधित थे, और इसका राइट आंसर फिर सी हो जाएगा। प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था, जिन्होंने 240 से लेकर के 280 एडी तक शासन किया है। इन्हीं के बेटे आगे जाकर के घटोत्कच वगैरह हुए हैं, और इसी में जाकर के इसी राजवंश को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम इस राजवंश के दौरान किए गए। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने में शामिल करके एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वे कौन से 2 वर्ग थे? तो व्यापारी और पुजारी। पुजारी चूंकि ब्राह्मण्स को ऑलरेडी सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ मान्यता प्राप्त थी, तो इनके ऊपर कोई बहुत विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, तो फिर आपको कोई किस चीज का प्रलोभन दे सकता है? राइट। तो पुजारियों को आप एक बार क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। योद्धा लोग जो थे, जो क्षत्रियास थे, उनकी भी सामाजिक परिस्थिति बहुत अच्छी थी, तो इसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। हाउएवर महिलाओं और शूद्रों की जो सामाजिक परिस्थिति थी, द सोशल स्टेटस ऑफ द शूद्रास एंड वीमेन, इसमें क्या हुआ है? थोड़ी आपको अवनति देखने को मिली है उत्तर वैदिक काल में, और इसी के अगेंस्ट मूवमेंट वगैरह आपको भगवान बुद्ध ने चलाया है। तो इन लोगों की सामाजिक परिस्थिति में थोड़ा एक सुधार आपको देखने को मिलता है, और जिसके सामाजिक उत्थान की आप बात करेंगे, वो लोग नेचुरली आपसे अट्रैक्ट होंगे और फिर आपके रिलीजन या आपके सेक्ट को ज्वाइन भी करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। उसके अगले में देखिए, वह भिक्षु जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया, कोई 261 बीसी में अशोक कलिंग के युद्ध में पार्टिसिपेट करता है, और वहां बड़ी संख्या में पुरुषों का नरसंहार किया जाता है, और उसके बाद वहां की महिलाएं युद्ध क्षेत्र में आती हैं कि भैया आप कोई पुरुष तो लड़ने को बचा नहीं, तो अब आकर के तुम क्या करोगे? हम महिलाओं से ही लड़ लो। इस चीज का अशोक के मानस पटल पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, वो युद्ध करने से मना कर देता है। और दिव्यादान, जो कि आपको बुद्धिस्ट एक टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को ये अपना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से नहीं है? Which of the following is not one of the animals carved on the सारनाथ पिलर? हम्प्ड बुल आपको देखने को मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, हॉर्स मिलेगा, हाउएवर डियर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हिरन फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अगले में देखिए, गांधार शैली, जो कि
कनिष्क या कुषाणों के समय में बहुत प्रिवेलेंट थी। इसके बारे में क्या दिया गया है कि गांधार स्कूल ने रोमन धर्म की मानव रूपी परंपराओं को अपनाया और बुद्ध को रोमन शाही मूर्तियों से मिलते जुलते परिधान पहनाए। जो एक रॉब वाला जो कपड़ा होता है ना, लबादा वाला, वो अक्सर आप देखेंगे भगवान बुद्ध को पहने हुए दिखाया जाता है, और रोमन गॉड्स को देखेंगे तो वो भी वैसा ही कपड़ा पहनते हुए आपको दिखेंगे। अगर कोई हॉलीवुड की मूवीज में अगर रोमन डिटीज को, देवताओं को अगर चित्रित कर रखा गया है तो ये प्रभाव था रोमन शैली का गांधार शैली के ऊपर। इवन आप देखेंगे ना कि जो देवता होते हैं उनके पीछे जो एक ऑरा दिखाया जाता है, ये ऑरा भी प्रभावित था। जैसे कहीं पे भी सीरियल वगैरह में आप देखेंगे कि कोई देवता प्रकट होते हैं तो उनके मुख के आसपास एक आभा मंडल होता है। इवन दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रोमन धर्मा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। क्या ये शैली हीनयान से जुड़ी हुई थी? तो नहीं, हीनयान में भगवान बुद्ध की पूजा, उनकी मूर्तियां वगैरह नहीं बनाई जाती हैं, तो दैट मीन्स दो गलत हो गया। बामियान बुद्धा, जिसको कि आगे जाकर के अभी हाल फिलहाल कहने का मतलब 20-25 साल पहले आपको किन्होंने तोड़ दिया था? तो अफगान में तालिबानियों ने तोड़ दिया था। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स माने जाते हैं गांधार शैली के। तो पूछ रखा है कि 3 स्टेटमेंट दे रखे गए, इनमें से कितने सही हैं? तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दैट मीन्स 2 स्टेटमेंट आपको सही है। महाकाल मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन भारतीय काव्य ग्रंथों में मिलता है। द महाकाल टेम्पल फाइंड्स अ मेंशन इन सेवरल एंशिएंट इंडियन पोएटिक टेक्स्ट। वन ऑफ देम इज, ठीक है, हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का एक विशिष्ट स्थान है, जहां की भस्म आरती के लिए आपको अभी प्री बुकिंग वगैरह करानी पड़ती है, ठीक है। जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सबसे बड़े साइज में भी आपको महाकाल ही है, ठीक है। कहां पर है? उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। इसका उल्लेख आपको मेघदूतम में मिल जाता है, जो कि लिखा गया है किनके द्वारा? तो कालिदास के द्वारा। इसमें एक यक्ष अपनी प्रेमिका तक मैसेज पहुंचाता है, किसके द्वारा? मेघ के द्वारा, बादल के द्वारा। इसीलिए नाम है मेघदूतम, ठीक है। मेघ और क्लाउड एज अ मैसेंजर, ठीक है। उसके अगले में देखिए, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है जहां इस नृत्य कला का जन्म हुआ? ठीक है। इंडिया में 8 शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांसेस माने जाते हैं। 4 तो यही है, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टनम। ये आंध्र प्रदेश का है, जिससे ऑफकोर्स अब तेलंगाना भी निकल रखा है। कथकली और मोहिनी अट्टनम केरल का है, और भरतनाट्यम आपको कहां का है? तो ये तमिलनाडु का है। इसके अतिरिक्त सत्रिया नृत्य है आसाम का, ठीक है। कथक है उत्तर भारत का। उसके अतिरिक्त आपको मणिपुरी और ओडिसी को भी क्लासिकल डांस फॉर्म के तौर पर कंसीडर किया जाता है। हाउएवर जो क्वेश्चन पूछ रखा है, कुचिपुड़ी माना जाता है कि कुचिपुड़ी नामक एक गांव था, वहीं के लोगों के डांस करते करते धीरे धीरे ये डांस फॉर्म में इवॉल्व कर गया। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषताएं नहीं है? भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां, नागर, उत्तर भारतीय लिख रहा है दैट मीन्स नागर शैली, दक्षिण भारतीय लिखता तो वो होता द्रविड़ शैली, और बीच में आपको कौन सी है? वेसर शैली। तो उत्तर भारतीय मंदिरों में शिखर, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ तीनों आपको देखने को मिलते हैं। हाउएवर गोपुर जो होते हैं ये साउथ इंडियन या दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं हैं। गोपुर होते क्या हैं? तो गोपुर होते हैं मंदिरों के जो लैविश एंट्री गेट्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? गोपुर कहते हैं। पुराने समय में ये होता था ना कि एक राजा ने एक मंदिर बनवाया और उसका एक एंट्री गेट बनवाया। अब नए कोई राजा शासन करने के लिए आए और उनको ये भी दिखाना है कि पिछले वाले राजा से भी हम ज्यादा वैभवशाली हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मंदिर ऊंचा कर देंगे। तो यूजुअली हिंदुओं में क्या किया जाता है ना कि ईश्वर का एक भय होता है, ठीक है। तो आप मंदिर के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे कि जो मंदिर का एंट्री गेट है उसको पिछले वाले राजा से भी ऊंचा बनवा देंगे। अगला कोई राजा आएगा, वो अपना एक तीसरा एंट्री गेट बनवाएगा, वो और भी ऊंचा होगा। और करते करते दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनमें एक एक मंदिर में 7-7, 8-8 आपको एंट्री गेट्स हैं, और इनको क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक बृहद कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये गुणाढ़ के द्वारा लिखी गई है। अक्सर पीसीएस एग्जाम सब में पूछ दिया जाता है। पन्नी वगैरह ने तो अष्टाध्यायी लिखा है।
महासंघिक संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो ये आप लोगों ने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में से पढ़ रखा होगा कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है सो कि उसके दौरान इस संप्रदाय की स्थापना हुई, जो कि किस ईस्वी में इसका आयोजन किया गया है? तो भगवान बुद्ध के मरने के 100 सालों के बाद, विच इज 383 बीसी। तो ये कहां पर हुआ है? राजगृह के बाद फिर वैशाली में हुआ है, फिर पाटलिपुत्रा में, फिर कश्मीर में। तो दैट मीन्स दूसरा वाला कहां हुआ है? वैशाली। और यही इसका राइट आंसर आपको होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछ दिया गया है। अक्सर आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख रखा होगा कि दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ है, तो महासंघिक संप्रदाय की स्थापना हुई है। और इसी को पूछा जा सकता है कि ये कहां हुआ है, तो वैशाली में हुआ है। प्राचीन तमिलों का जो धर्म है ना, उसकी मुख्य विशिष्टता कौन सी थी? प्रकृति की पूजा, देवी माँ की पूजा, मुर्गन की पूजा, सूर्य की पूजा। अगर एक चीज जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस को एक तरीके से वैचारिक और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में तो दोनों बंधे ही हुए हैं, लेकिन वहां बहुत प्रिवेलेंट तरीके से मुर्गन स्वामी की पूजा की जाती है, जिनको आप भगवान कार्तिकेय, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, उनसे इक्वेट कर सकते हैं। तो मुर्गन की पूजा कहीं पर आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं देखने को मिलेगी, और बहुत प्रिवेलेंट तरीके से ये आपको कहां देखने को मिलेगी? तो साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अगले में आ जाइए। आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? चूंकि जो वैदिक संस्कृति थी उसमें 4 आपको वर्णास थे, उसमें ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, और क्षत्रियास से ये एक्सपेक्टेड था कि उनके कोई गुरु होंगे, कोई ब्राह्मण होंगे जो उनको लाइफ एस्पेक्ट्स या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में गाइड करेंगे। तो वैसे ही एक आर्यन राजा थे दिवोदास, जिनके गुरु थे या चीफ काउंसिलर कौन थे? ऋषि भारद्वाज थे। भारत के बाहर सबसे पहले बौद्ध धर्म को कहां स्वीकार किया गया? वेदर इट्स चाइना, जापान, श्रीलंका और तिब्बत। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से अगर सोचा जाए तो कौन सा वो पहला भारतीय शासक था जिसने बौद्ध धर्म का भारत के बाहर प्रचार किया? ये अशोक थे। ठीक है, और ये आप लोगों को पता होगा, यही पटना में आपको क्या है? आपको महेंद्रू है। तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्रू और पुत्री संघमित्रा को क्या किया? श्रीलंका में धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो राइट आंसर फिर इसका हो जाएगा सी। उसके अगले में देखिए, बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को खारिज किया, कर्म के सिद्धांत पर अनिच्छा व्यक्त की, कर्म के सिद्धांत में विश्वास किया, या उसका एक अल्टरनेट कर्म के सिद्धांत का सुझाया? तो राइट आंसर वुड बी कर्म का सिद्धांत। ठीक है, ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। बहुत लोगों को अभी इसका आप टी शर्ट पहने हुए भी देखेंगे, थ्योरी ऑफ कर्मा या डेस्टिनी ऑफ कर्मा। वेस्ट में ये आइडिया बहुत पॉपुलर भी है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया ना, तो आपको भी उसके रेसिप्रोकल जाके उसके साथ अहित करने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आपको भी उसको एक थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका हिसाब खुद नेचर या खुद ईश्वर कर देंगे। राइट, तो जैसा जो आदमी कर रहा है उसके साथ वैसा ही लॉन्ग रन में होगा। और अगर आप इतने सौभाग्यशाली रहे तो प्रकृति जब उसको बर्बाद कर रही होगी तो वो चीजें आप उसको करते हुए भी देखेंगे। ठीक है, एक मूवी है जिसको बॉलीवुड कह लीजिए, हॉलीवुड कह लीजिए, एक्चुअली में सारे इंडियन एक्टर्स हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट किया गया एक हॉलीवुड डायरेक्टर के द्वारा, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये वैली ऑफ फ्लावर्स की जो कहानी है ना, ये इसी डेस्टिनी ऑफ कर्मा के ऊपर बेस्ड है। और कि अगर आपने किसी के साथ बुरा कर रखा है तो आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर आपने लोगों के साथ अच्छा कर रखा है तो आपका हमेशा अच्छा होगा। 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, राजगृह से कहानी शुरू हुई थी, ये हम लोगों को पता है। फिर वैशाली में, ठीक है, फिर पाटलिपुत्रा में अशोक के नेतृत्व में, ये वैशाली वाला काला अशोक के नेतृत्व में, और सबसे आखिर में कश्मीर में हुआ है आपको कनिष्क के नेतृत्व में, कुंडलवन में। ठीक है, तो राइट आंसर फिर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार कौन सा था? ठीक है, एक ऐसी भी थ्योरी है कि यहाँ के जो दस्यु या दास थे उनको इसलिए आर्यन लोग जीत पाए क्योंकि ये फास्ट ड्रिवन चैरियट्स को यूज करते थे। लोहे के अस्त्र थे इनके पास अच्छे, और चैरियट्स अच्छे थे। तो चैरियट्स को बनाने के लिए क्या ब्लैक स्मिथ चाहिए या गोल्ड स्मिथ चाहिए या बार्बर चाहिए? नहीं, आपको कारपेंटर चाहिए। इसको बढ़ई कह लीजिए, या कभी कभी इसको एग्जाम में रथकार करके भी लिखा हुआ रहता है। थोड़ा सा एक शब्द हम लोगों ने बदल दिया है, रथकार की जगह बढ़ई डाल दिया है।
और आप देखिए तो बढ़ई क्या करता है, रथों का निर्माण, उसमें लकड़ी मोस्ट ऑफ द जगहों पर लगा हुआ होता है, तो ये काम कौन करते हैं, बढ़ई करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देवदान प्रकार की भूमि कैसी होती है, ब्राह्मणों को दान में दिया हुआ गांव, इसको ब्रह्मोदय कहते थे, ठीक है। देवताओं को दान में दिया गया गांव, या राजा को दान में दिया गया गांव, या फिर वे गांव जहां आमतौर पर लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, देवदान मतलब ऐसे गांव जो मान लिया जाता था कि अब ये देवताओं को दे दिए गए हैं, और वहां से जो भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होगा उस रेवेन्यू से क्या किया जाएगा कि किसी विशिष्ट मंदिर और उसके पुजारियों का भरण पोषण किया जाएगा, ठीक है। देवता के लिए जो भी आपको खाद्य सामग्री चाहिए होगी या फल फूल चाहिए होगा, उसकी व्यवस्था कहां से की जाएगी, तो उस लैंड रेवेन्यू से की जाएगी जो राजा के तरफ से देवताओं को या किसी सामंत के तरफ से किसी देवता को दान में दे दिया गया है। होयसेल जो डायनेस्टी थी ना, उनकी राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वर्तमान नाम इसका क्या है, तो हेलीबेड है। और अगर ये पूछे कि ये अभी कहां पर है, तो कर्नाटका में ये अवस्थित है, ठीक है। उसके अगले में देखेंगे, मिलिंद पन्हो नागसेन द्वारा लिखा गया है, तो हाँ लिखा गया है उनके द्वारा। ध्यान रखना है, एक नागसेन थे एक नागार्जुन थे, ठीक है। नागसेन ने लिखा है मिलिंद पन्हो, न कि नागार्जुन ने लिखा है, यूजुअली इस पे कंफ्यूज कर देते हैं। अगला चीज जानेंगे कि ये नागसेन और मिलिंद नामक एक राजा के बीच क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक किताब है, जिसमें मिलिंद नामक राजा के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बौद्ध दर्शन को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब नागसेन देते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म की श्रीमद् भगवद गीता इसको कहा जाता है कभी कभी। रीजन क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में भी क्या होता है कि अर्जुन नाम से एक राजकुमार रहता है, जिसको युद्ध करने के पहले अपने अपने सामर्थ्य पर शंका होती है, युद्ध करने के कॉज पर शंका होती है। ठीक वैसे ही मिलिंद नामक एक राजा को बौद्ध दर्शन को लेकर के आपको उसकी शंकाएं होती हैं, जिनका निराकरण किया जाता है नागसेन के द्वारा। अब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो इसके पाली में लिखे जाने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो इसको किस भाषा में लिखा गया है, पाली में लिखा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, दोनों इसमें से आपको सही आंसर है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, व्हाट डज द त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में मान्यता है कि आपको भगवान बुद्ध पर भरोसा रखना है, और खाली भगवान बुद्ध पर भरोसा नहीं रखना है, उनकी शिक्षाओं पे भी भरोसा रखना है। उनकी शिक्षाओं का संकलन ही किया गया है धम्म के अंतर्गत, ठीक है। और आपको क्या करना है कि अपने जो भी भगवान बुद्ध ने बताया है ना, उन शिक्षाओं के ऊपर अडामेंटल रहना है, अडिग रहना है, दृढ़ निश्चयी रहना है। अब आपके ऊपर समाज के अदर सेक्शंस ऑफ द पीपल का अगर दबाव पड़ेगा, तो उस दबाव से आप कैसे बच सकते हैं, यूनाइटेड होकर के, एक संघ बना करके। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि त्रिरत्नाज में गिना जाता है बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। उसके अगले में देखेंगे, किसने अशोक को उसके भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में सहायता की, क्या ये विष्णुगुप्त थे, विष्णुगुप्त तो खुद चाणक्य को कहा जाता था, चंद्रगुप्त तो इनके आपको चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादाजी ही हो गए, देवगुप्त भी सही आंसर नहीं है, सही आंसर है राधागुप्त। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस व्यक्ति के बारे में जानेंगे ना कि ये राधागुप्त कौन है, तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट चाणक्य के ग्रैंड सन है, ठीक है। तो दादाजी की मदद की थी किन्होंने, चाणक्य ने, और पोते की मदद की है व्यक्ति के द्वारा, ये भी मिनिस्टर वगैरह थे मौर्यन एम्पायर में, राधा गुप्त। उसके अगले में देखेंगे, अशोक की शिक्षा के संदर्भ में जो व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा वो किस चीज को प्राप्त करेगा, क्या वो स्वर्ग को, क्या मोक्ष को, क्या आंतरिक शांति को, या निर्वाणा को। अशोक बोलता है वो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जैसे बुद्ध धर्म, अगर ये बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया भी, तो बुद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में मोक्ष की मान्यता है। हाउएवर ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट, ये व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, ये बोलते हैं स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में आपको सारे के सारे आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसीलिए इस लोक में आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं। अगले में देखिए, अशोक के निम्नलिखित स्तंभ लेखों में से किनमें उन जानवरों और पक्षियों की सूची है जिन्हें नहीं मारा जा सकता है, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है साइट्स करके, इसके लिस्ट 1 में अगर कुछ जानवरों को डाल दिया गया ना,
तो उन जानवरों को भी नहीं मारा जा सकता है। अब सोचिए, ये समझ हमारी विकसित हुई है 20वीं सदी में, और ऐसा ही कुछ समझ आपको अशोक को भी थी, और इसकी स्पष्टतया चर्चा करता है वो स्तंभ शिलालेख 5 में। ठीक है, इंडिया में भी जो शेड्यूल 1 है उसमें अगर कोई जानवर रखा हुआ है तो उस जानवरों को आप क्या कर सकते हैं, नहीं मार सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसमें किसी भी जानवर को रख दिया गया है, बाघ शेर वगैरह, तो उनका आप शिकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कारण माना जाता है कि फूड वेब में कहीं ना कहीं विसंगति उत्पन्न हो सकती है। फूड वेब और फूड वेब अगर आपका डिस्टॉर्टेड हो गया तो इसके कारण अन्य स्पीसीज, और फॉरगेट अबाउट अन्य स्पीसीज, खुद ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल क्या हो सकता है, संकट में पड़ सकता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है कि अगर इस दुनिया से मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो पोलिनेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, और इसके कारण आने वाले कुछ समयों में खाद्य सामग्री बहुत अच्छी मात्रा में नहीं उपज पाएगा, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। ठीक वैसे ही मॉरिशस में एक डोडो पक्षी पाया जाता था, और उसके अवैध शिकार के कारण वो खत्म हो गया, और उसी के कारण डोडो जो है सो कि पेड़ भी खत्म हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी। जैन तीर्थंकरों के संदर्भ में स्वास्तिक किस चीज को दर्शाता है? जैसे एक क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को किसी ना किसी संकेत के द्वारा चित्रित किया गया है। जैसे घोड़ा इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि वो गृह त्याग उन्होंने किया। ठीक वैसे ही जैन तीर्थंकरों को ना एक सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनको सिंह के द्वारा किया गया है। तो यहां पूछ रखा है स्वास्तिक, और स्वास्तिक क्या था, आपको यह भी पता होगा कि हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसका ये चिन्ह था। तो आपको जो जैन तीर्थंकर है ना, इसमें से किनका ये आपको स्वास्तिक किन जैन तीर्थंकर को रिप्रेजेंट करता है? तो एक्चुअली इट रिप्रेजेंट सी सुपार्श्वनाथ। उसके अगले में देखेंगे जैन तीर्थंकरों के संबंध में स्वास्तिक किस चीज को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपको स्वामी चंद्रप्रभा को। ठीक है, उसके अगले में देखेंगे शूद्र शब्द न केवल पुरुष सूक्त में बल्कि ऋग्वेद के कई अन्य भागों में भी आता है। ठीक है, पुरुष सूक्त 10वां मंडल है ऋग्वेद का, इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे लास्ट में एडिशन यही किया गया है। तो लास्ट में अगर कोई चैप्टर ऐड किया गया है उसमें कोई वर्ड है तो इसका मतलब पहले के टेक्स्ट में वो वर्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पहला आपको गलत हो गया। ऋग्वेद में एक वर्ड आता है विष, और इसी से आगे चल के कौन सा वर्ड निकला है? तो वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, तो फिर पहला आपको गलत है और दूसरा सही है, तो दैट मीन्स राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके अगले में देखिए वैदिक काल के दौरान देवताओं की पूजा की प्रमुख पद्धतियों पर आप ध्यान देंगे कि क्या क्या वैदिक एरा में लोग करते थे पूजा पाठ के लिए। तो प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्तिकरण, ठीक है, नेचुरल जो फोर्सेस हैं, तूफान हो गए उसके देवता एक मान लिए गए, मरुत वर्षा के देवता मान लिए गए आपको इंद्र। तो प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्तिकरण किया जाता था, प्रार्थनाओं का उच्चारण किया ही जाता था। ठीक है ना, ये यजुर्वेद क्या है इसमें आपको, या सामवेद क्या है इसमें आपको बहुत ही लयबद्ध तरीके से ऋग्वेद की रचनाओं को क्या बताया गया है, सामवेद में लयबद्ध तरीके से उनका संकलन किया गया है, और बलि भी वो लोग चढ़ाते ही थे। तो फिर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महिषी शब्द किस कालखंड के दौरान मुख्य रानी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था? तो ये वैदिक एरा में जो रानी होती थी, ठीक है, उनके लिए शब्द इस्तेमाल में लाया जाता था महिषी। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसे उसकी इच्छाओं का प्रतिबिंब माना जाता था। वॉट एवर हैपेंड इन दिस वर्ल्ड वॉज थॉट टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज डिजायर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग विच वैदिक गॉड। ये भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। माना जाता था वरुण को कि ये नेचुरल ऑर्डर को क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं, और इन्हीं की इच्छा से दुनिया में विभिन्न घटनाक्रम घटते हैं। ठीक है, अग्नि को माना जाता था मीडिएटर देवताओं और इंसानों के बीच। इंद्र देवताओं के राजा जो पुरंदर थे बारिश के देवता भी थे, और मरुत आंधी तूफान के देवता थे। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर वुड बी योर सी। उसके अगले में देखिए ये 3 अभिलेखों का नाम दे रखा गया है, और ये तीनों
इनिशियल वैदिक संस्कृति से संबंधित हैं तो इराक से आपको यही कस्साइट मिला है, सीरिया में मित्तानी मिला है आपको अभिलेख, और तुर्की में हिट्टाइट आपको अभिलेख दिखता है। और ये तीनों किससे संबंधित है? आर्यन संस्कृति से संबंधित है। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? आपका डी होगा। उसके अगले में देखेंगे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में ना पौरन नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, और ये किस चीज से संबंधित था? तो जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह थे ना, उनसे ये एक्सपेक्टेड था कि साल में एक बार आपको अपने सारे पापों को क्या करना है? स्वीकार करना है इन फ्रंट ऑफ द संघा, और फिर संघ के अनुसार आपको कुछ सजा वगैरह दी जाती थी, और तब आपको पाप मुक्त मान लिया जाता था। तो अगर कुछ अपराध को स्वीकार करने से संबंधित होगा तो देखेंगे बी में क्या लिख रखा है, भिक्षुओं द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में रहने के दौरान किए गए अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति को कहा जाता है पौरन। इसके अगले में देखेंगे, विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस। ये किस थीम के ऊपर है? राक्षस एक्चुअली में आपको धनानंद के एक आपको मंत्री का नाम था, वो उतना ही योग्य था जितना कि चाणक्य, बस उसकी गलती ये थी कि वो एक अयोग्य शासक के साथ क्या था? लगा हुआ था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य नंदों को उखाड़ फेंकते हैं तो बारी आती है कि प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया जाए। पहले वो रिक्वेस्ट करते हैं चाणक्य से। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक होने के नाते मेरा जो प्राइमा फेसी जिम्मेदारी है वो पढ़ना और पढ़ाना है, हाउएवर तुमको एक सुयोग्य मंत्री मिल सकता है इस राक्षस के तौर पर। और इसी थीम के ऊपर ये मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। ऑप्शन में देखेंगे फिर तो चंद्रगुप्त के समय दरबारी षड्यंत्रों के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। ठीक है। और चाणक्य बोलते हैं कि ठीक है, हम तो जा रहे हैं अपने एजुकेशनल पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए, तुमको एक ऐसा व्यक्ति हम दे करके जाएंगे जो कि मेरे जितना ही योग्य है, बस उसकी गलती ये थी कि वो गलत राजवंश के साथ लगा हुआ था। तो ये कहानी आपको मुद्रा राक्षस में है। सम्राट हर्ष की दक्षिण की ओर यात्रा। दक्षिण की ओर यात्रा कहने का मतलब कि वो राज्य को अपने दक्षिण भारत में भी एक्सपेंड करना चाहता था। एक क्वेश्चन, किस नदी से आगे वो नहीं बढ़ पाया? नर्मदा से आगे नहीं बढ़ पाया। और उसके विजय अभियान को रोकने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो पुलकेशिन II है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे कि चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को हराया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह सही स्टेटमेंट है। चोलों ने क्या किया है कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर क्या किया है? विजय प्राप्त किया है। यह स्टेटमेंट भी सही है। दैट मींस दोनों स्टेटमेंट इनमें से सही है। दक्षिण पूर्व एशिया कहने का मतलब ये ध्यान में रखेंगे कि मलेशिया इंडोनेशिया के पास उस समय एक और राजवंश था, वो था शैलेंद्र राजवंश। और चोल लोग इतने प्रभुत्वशाली थे कि इन लोगों ने दक्षिण पूर्व एशिया को भी अपने अंडर में रखा हुआ है। पहली ऐसी भारतीय पुस्तक कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ? अभिज्ञान शकुंतलम है। किन्होंने लिखा है? कालिदास साहब ने लिखा है। एनसीईआरटी में ये फैक्ट दे रखा है। और दूसरी किताब कौन सी है? तो श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आपको 1940s के डिकेड्स के व्यक्तिगत आंदोलन के बारे में पूछा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, तो आपको विनोबा भावे साहब थे, दूसरे आपको जवाहरलाल नेहरू साहब हुए, तीसरे ब्रह्मादत्त हुए। सिमिलरली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी भारतीय पुस्तक है? इंडिया आकर के अंग्रेजों ने पूछा कि भैया कौन सी बुक तुम लोगों की पढ़नी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को का यही मानना था या इवन है कि अभी तक के हमारे यहाँ से सबसे अगर कोई प्रभुत्व राइटर निकले हैं तो कालिदास है, संस्कृत में लिखते थे। उनकी बेस्ट बुक मानी जाती है अभिज्ञान शकुंतलम, दैट मीन्स कंसाइंस ऑफ द शकुंतला। और ये पहली किताब है जिसको अंग्रेजों ने ट्रांसलेट किया। इसके विवरण से पता चलता है कि पाटलिपुत्रा आपको पतनावस्था में था। पाटलिपुत्र चूंकि एंशिएंट टाइम से ही मगध क्या रहा है ना कि हर कालखंड में मगध जो राजवंश है ये आरंभिक कुछ सदियों तक, कुछ दशकों तक क्या रहा है? बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है। 16 महाजनपदाज में भी सबसे इंपॉर्टेंट इसी को माना जाता है। लेकिन जब हुएन सांग इंडिया आता है तो बोलता है कि पाटलिपुत्रा अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है नॉर्थ इंडिया में, और प्रयाग और कन्नौज जैसे शहर अब रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखे हैं।
ठीक है। ह्वेनसांग आया किसके कालखंड में है, तो हर्षवर्धन के कालखंड में आया है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि कन्नौज वगैरह में आप लोगों को पता है कि वहां से रूल करते थे या धार्मिक वहां पर परिषदों का आयोजन करवाया जाता था, तो कन्नौज की महत्ता वो ज्यादा बताता है। निम्नलिखित में से कौन एक आरंभ में शैव था लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म का संपोषक हो गया। एग्जैक्ट ये लाइन आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा और ये कहानी है राजा हर्षवर्धन की। ठीक है, आरंभ में ये आपको शैव था, आगे जाकर के ये बौद्ध धर्म का संपोषक बन गया है। ठीक है, इसीलिए कई बार ऐसा एक मिथ प्रचारित किया जाता है कि नॉर्थ इंडिया का आखिरी जो राजा था ना, बड़ा, जिसने एक बड़े ठीक ठाक एम्पायर पर राज किया, पृथ्वीराज चौहान वगैरह का के साथ का जो क्षेत्र, राज्य क्षेत्र की परिधि है, उससे रिलेटिवली बड़े क्षेत्रफल पर रूल करने वाले हर्षवर्धन थे। तो ये आखिरी हिंदू शासक थे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरंभ में भले ये हिंदू थे शैव संप्रदाय के, बट ग्रेजुअली ये क्या करते हैं, बुद्धिज्म में आपको दीक्षित हो जाते हैं। हर्ष का जो कन्नौज का धार्मिक सम्मेलन था उसमें भास्कर वर्मन भी पधारते हैं। ये लाइन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहाँ के ये राजा थे, तो आसाम के राजा थे और उस समय आसाम को कहा जाता था कामरूप प्रदेश। अभी भी देखेंगे कि आपको जितने भी शक्तिपीठ हैं उनमें जो भी आपको तंत्र सेक्ट वाले जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए आपको एक विशिष्ट देवी स्थान है जो कि कमरू कामाख्या है, यही आसाम में अवस्थित है और उसी से मिलता जुलता नाम कामरूप आप देख सकते हैं। एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि कामरूप किसका एंशिएंट नाम था तो असम का नाम था। प्राग ज्योतिषपुर किसका एक प्राचीन नाम था, वेदर इट इज कांची और द्वारिका और पंजाब और आसाम, तो अगेन आसाम के लिए एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता था एंशिएंट टाइम पे आपको कामरूप, और ठीक वैसे ही प्राग ज्योतिषपुर भी आसाम का ही एंशिएंट नाम है। निम्नलिखित में से कितने दर्शन नास्तिकवादी माने गए हैं, लोकायत हो गया और आजीवक हो गया। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि लोकायत जो कि चारवाक का दर्शन है ये तो नास्तिकवादी है ही है, लेकिन यू विल बी अम्यूज्ड टू नो, आपको शायद एक नया फैक्ट पता चल सकता है कि दुनिया का पहला नास्तिकवादी दर्शन जो है वो देने वाले आजीवकों के मखली गोसाल हैं, जो कि इवन लोकायत वालों के भी पहले एग्जिस्ट करते थे। तो अगर पूछा है कि इनमें से कितने नास्तिक थे तो ये दोनों नास्तिकवादी दर्शन थे। नास्तिकवादी दर्शन कहने का मतलब इनका मानना था कि ईश्वर की उत्पत्ति किसी भी प्रकृति की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी भी ईश्वर से नहीं हुई है, और जो चीजें हम लोगों को नहीं दिखती हैं, जो अगोचर चीजें हैं, वो चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं।